Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माई चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज बीकॉम के लिए फाइनली लेकर आ गई हूँ आप लोगों की डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि मैम साइबर क्राइम्स एंड लॉ की आप सेकंड यूनिट लेकर आइए, आप हमें और वीडियोस प्रोवाइड करवाइए क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो प्रिपेयर करने में. सो दैट्स वाई इसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई. सो साइबर क्राइम एंड लॉ की अब तक मैं आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जरूर जाके देखिए. उसमें यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं मैंने उनके बारे में डिस्कशन की है. और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आगे हो सकता है आपके एग्जाम में आगे आए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो था व्हाट इज इंटरनेट फ्रॉम यूनिट 2. ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनेट का क्वेश्चन है. आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है ना, व्हाट इज इंटरनेट. बट आप सिंपल नहीं लिख सकते हो कि इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. आप इस तरीके से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको अब लिखना है बट बीकॉम के लेवल पे लिखना है, तो वो इंटरनेट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है जो आप लोग स्कूल में पढ़ा करते थे. तो इसमें क्या है, आपको ये भी बताना है कि इंटरनेट शुरुआत कैसे हुई थी इंटरनेट की, और इंटरनेट में क्या क्या चीजें आई थी कि आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं. तो देखिए इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, क्योंकि हम इंटरनेट को सिंपल नेट बोल देते हैं. सो इट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की बात तो करते हो. ठीक है, जिसमें यूजर्स क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से अगर उनके पास परमिशन है उस कंप्यूटर को यूज करने की ऑब्वियसली, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम अनदर कंप्यूटर. ओके, जिसको आप सर्वर भी बोलते हो. ठीक है, जिसको आप सर्वर भी बोलते हो कि अगर आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है जैसे गूगल है, सो समटाइम्स डायरेक्टली टू यूजर एट अदर कंप्यूटर. तो अगर आपको एक पर्सन से बात करनी है, ठीक है, कंप्यूटर वाया कंप्यूटर, तो उस केस में अगर सेकंड पर्सन की परमिशन है तो ऑब्वियसली आप उससे बात कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर. सेकंड पॉइंट इज, अब स्टार्ट कहां से हुआ था, तो थोड़ा हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं. तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने फाउंडेशन की थी इंटरनेट की, और इंटरनेट की फाउंडेशन हुई थी आज से 30 ईयर्स पहले, जिसमें इंटरनेट को इंटरनेट ना कह के एक नेटवर्क का नाम दिया गया था और उस नेटवर्क का नाम था ARPANET. ठीक है, लेकिन जनरल पब्लिक को, जैसे हम लोग तो आजकल यूज करते हैं इंटरनेट, हम कहते हैं कि इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है क्योंकि इंटरनेट के तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनेट. लेकिन 30 इयर्स पहले इंटरनेट को पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया था कि जनरल पब्लिक उसे यूज कर सकती. जनरल पब्लिक को कब तक यूज करने नहीं दिया था, जब तक वर्ल्ड वाइड वेब अर्ली 1990s में नहीं आया था. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज 1957 में यूएस गवर्नमेंट ने फॉर्म किया एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी विच इज ARPA. ठीक है, ये ARPANET का ही ARPA है. ये एक सेगमेंट थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, चार्ज विद द एंश्योरिंग यूएस लीडरशिप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही ऑब्वियसली आया होगा विद मिलिट्री एप्लीकेशन. तो पहले सिर्फ और सिर्फ इसे डिफेंस के लिए यूज किया जाता था, सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता था, पहले जनरल पब्लिक के लिए नहीं था. 1969 में ARPA ने एस्टैब्लिश किया ARPANET को, जो आगे इंटरनेट में बदला. ठीक है, जिसको हम अभी आज यूज करते हैं, और उस इंटरनेट का नाम चेंज करके हमने सिर्फ नेट रख दिया है जैसे. फोर्थ पॉइंट इज, ARPANET वो नेटवर्क था जो मेजर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता था. जब ARPANET बना था एक्चुअली, जब वो एक नेटवर्क था तो उस टाइम पर वो मेजर कंप्यूटर को कनेक्ट करता था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. ठीक है, साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट द सेंटा बारबरा, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को उसने आपस में कनेक्ट किया था ताकि ये यूनिवर्सिटी अपना मिलके कुछ काम कर सके. देन विद इन अ कपल ऑफ इयर्स सेवरल अदर एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने धीरे धीरे करके इस नेटवर्क को ज्वाइन करना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट में कोई चीज न्यू आती है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप ये सोचें, जब मार्केट में कोई चीज न्यू आती है तो पहले तो इंट्रोडक्टरी फेज में होती है ना. तो आप यही सोचो कि ARPANET भी पहले इंट्रोडक्टरी फेज में होगा. बाद में जब सारी यूनिवर्सिटीज को ये लगा कि कुछ ऐसी चीज है जिससे हम और आगे ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और फायदा हो सकता है, तो धीरे धीरे करके अपार्ट फ्रॉम दीज 3 to 4 यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया. सो अगर हम इसी की कंटिन्यूएशन में आगे बात करें, सो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कंप्राइजिंग मैनी वॉलंटरली इंटरकनेक्टेड ऑटोनॉमस नेटवर्क. तो ये तो सिंपल सी लाइन है. साथ में अब ध्यान दीजिए, इट ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी. दैट मीन्स इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है एक्चुअली. जो टेक्निकल अंडरपिनिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए तो इंटरनेट बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स पे ही बेस्ड है, जैसे IPv4 एंड IPv6. जो एक्टिविटी होती है इंटरनेट इंजीनियरिंग
टास्क फोर्स की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ लूजली एफिलिएटेड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, ऑब्वियसली जो आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज के बेसिस पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप एयरटेल का एग्जांपल ले सकते हैं, वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, XYZ, जो भी आपके एरिया में जो भी इंटरनेट अवेलेबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। देन टू मेंटेन इंटरऑपरेबिलिटी द प्रिंसिपल नेम स्पेसेस ऑफ द इंटरनेट। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था ICANN के बारे में, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ये जो है ये प्रिंसिपल नेम स्पेसेस होते हैं इंटरनेट के, जिसके लिए एक अथॉरिटी होती है प्रॉपर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, और शॉर्ट में अगर हम कहें इसे निमोनिक है इसका ICANN। सो ये क्या है, इट इज गवर्न बाय एन इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम अक्रॉस इंटरनेट टेक्निकल, बिजनेस, एकेडमिक एंड अदर नॉन कमर्शियल कम्युनिटीज। तो ये जो ICANN एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चेक करती है कि किस तरीके से इंटरनेट का यूज किया जा रहा है और कौन कौन सी फील्ड्स है जहां पे इंटरनेट का यूज हो रहा है, बी टेक्निकल, बिजनेस, एकेडमिक और नॉन कमर्शियल कम्युनिटीज ऑल्सो। देन ये कोऑर्डिनेट करता है सारी की सारी चीजें जो यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं कि इंटरनेट पे लोग क्या क्या एक्चुअली यूज कर रहे हैं, जैसे डोमेन नेम्स होते हैं, मैंने इसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं, एप्लीकेशन पोर्ट नंबर होते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में यूज होते हैं। मतलब ये प्रॉपर थोड़ा कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में चला गया है टॉपिक, एंड मेनी अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। सो द रोल ऑफ ICANN distinguishes it as perhaps the only central coordinating body for the global internet. That means इंटरनेट की कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी तो नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जरूर है, जो जैसा इंटरनेट एक पर्सन को प्रोवाइड हो रहा है वैसा इंटरनेट दूसरे पर्सन को भी प्रोवाइड हो रहा है। तो उसके लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेसिक एप्लीकेशंस और सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। तो इसका क्वेश्चन आता है या तो व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट या फिर व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि इंटरनेट आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये होपफुली आप लोगों को पता भी होगा। फिर भी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आप लोगों के पास अगर कुछ कंटेंट नहीं है, मैटर नहीं है लिखने के लिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए मैटर भी लाई हूँ। तो सबसे पहला तो ये है कि ऑब्वियसली इंटरनेट हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सो जैसे ईमेल है, आप ईमेल का एग्जांपल ले सकते हो। सो ईमेल इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब ईमेल के अलावा तो बहुत सारी और भी चीजें आ गई हैं, है ना, जैसे व्हाट्सएप आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं। देन पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल्स आपको सेंड करनी होती हैं वो आप मेल्स के थ्रू कर सकते हो, और ईमेल भी आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग CC। ठीक है, और अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है, डेटा ट्रांसफर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कम्युनिकेट ही कर सकते हो, आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे आप कहते हो फाइल शेयरिंग। तो फाइल शेयरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस द इंटरनेट। तो एक कंप्यूटर फाइल जो है वो आप अपने कस्टमर्स को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जिसे भी आपने सेंड करनी है एज एन अटैचमेंट सेंड कर सकते हो मेल में, एंड इट कैन बी अपलोडेड टू अ वेबसाइट ऑल्सो। जैसे मुझे ये वीडियो आप लोगों को दिखाए तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, और मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो अपनी वीडियो है वो एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की है। तो ये भी एक तरीके से एग्जाम्पल है डेटा ट्रांसफर का। सो इट कैन बी पुट इनटू शेयर्ड लोकेशन और ऑन टू अ फाइल सर्वर फॉर इंस्टेंट यूज बाय कलीग्स। तो ये किसी भी तरीके से यूज हो सकता है कि अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल नेटवर्किंग एंड एंटरटेनमेंट। तो सोशल नेटवर्किंग का तो एग्जांपल आपको काफी अच्छे से पता ही है कि अगर सपोज मुझे फेसबुक पे जाना है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जाना है, तो आप उस केस में अगर आप सीधा गूगल पर टाइप करो तो www दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से, हमने अभी पढ़ा था ना कि इंटरनेट तब तक जनरल पब्लिक के लिए नहीं आया था जब तक वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आया था अर्ली 1990s में। तो दैट मीन्स अगर फेसबुक सर्च करना है तो आप सर्च क्या करते हो, www.facebook.com, है ना, www.twitter.com। तो ऐसे ही बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट एंड एंटरटेनमेंट की प्लेसेस होती हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन है, उसका अभी सिंपल बिजनेस चल रहा है, जैसे जो फिजिकल लोकेशन वाला बिजनेस होता है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि उसे इंटरनेट के बेसिस पे भी अपनी लोकेशन का बैरियर हटाना है कि वो कहाँ पर है ये मैटर नहीं करता, ज्योग्राफी बैरियर हटाना है, और वो जहां पर भी अपना बिजनेस कर रहा है वो अलग अलग पार्ट्स में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता है। तो उस केस में वो क्या क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर सकता है, लाइक परचेजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, देन कस्टमर सर्विस, बिजनेस रिलेशनशिप। ये सब आपको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, है ना,
तो ई कॉमर्स वेबसाइट आजकल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करते हैं। देन जॉब सर्च भी आपको पता है, पहले क्या होता था, आपको स्पेशली पता चलता था न्यूज़पेपर से या फिर किसी के थ्रू कि यहाँ पर ये जॉब है, वहां पे वो जॉब है। और आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे naukri.com, monster.com, summerjob.com, recruitmentindia.com, और ऐसे ही काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं कंपनी की, जहां पर आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो और उसके बेसिस पे अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको कॉल कर लेते हैं। तो ये भी अगर इंटरनेट ना होता तो कैसे पॉसिबल हो सकता था, ठीक है ना। तो जॉब सर्च में भी हेल्प करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग का तो आपको काफी अच्छे से पता ही होगा, लाइक www.amazon.com है ना, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की, तो वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर की साइट से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, तो शॉपिंग तो ऑब्वियसली कस्टमर कंज्यूमर की साइट से ही होती है। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट अपडेट, तो जैसे लोग जो शेयर्स हैं उसे सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो उन्हें भी ऑब्वियसली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है डीमैट अकाउंट के थ्रू ही सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर डीमैट अकाउंट का ऑप्शन है तो वो भी सिर्फ इसीलिए तो है ना, क्योंकि इंटरनेट आपके पास है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वन कैन यूज इंटरनेट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो, एंड इट कैन बी यूज फॉर बुकिंग हॉलीडे टूर्स, होटल्स, ट्रेन, बस, फ्लाइट, कैब्स। तो मतलब एक बैरियर नहीं रह गया आपके पास कि आपको स्पेशली कहीं पे जाना पड़ेगा। अब आप सिंपली अपने ही घर में बैठ के या कहीं पे भी रह के, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं उस जगह से, अगर नेटवर्क वगैरह सब कुछ ठीक है, कहीं ग्लिचेस नहीं आ रहे, कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, तो उस केस में आप सिंपल तरीके से जो भी इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे शॉर्ट नोट आया करता है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को आप ई फॉर्म भी कहते हो शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो कहीं ना कहीं इंटरनेट इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए यूनिट 2 जो है वो आपकी मोस्ट ऑफ द इंटरनेट पे ही बेस्ड है। सो एन ई फॉर्म इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पेपर फॉर्म का ही वर्जन होता है। जैसे आपको पहले एक प्रॉपर पेपर फॉर्म फिल करना पड़ता था, लेकिन आजकल ट्रेंड चला है कि आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें आपके पास कोई टाइम बैरियर नहीं है, आपके पास किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको गूगल फॉर्म को ओपन करना है, जब भी आप फ्री हो उसमें आप डिटेल्स फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो इसमें आपको एक तो प्रिंटिंग की कॉस्ट भी नहीं लगती है, ठीक है ना, साथ में स्टोर करने का भी आपको कोई भी झंझट नहीं रहता है। प्री प्रिंटेड फॉर्म की भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है कि ये इतने फॉर्म्स हैं, ये इतने बंडल्स हैं, ये इस पर्सन को देना है, उस पर्सन को देना है। साथ में वेस्टेज नहीं होती। सबसे पहले तो ये देखिए ना कि पेपर की वेस्टेज नहीं हो रही है। ई फॉर्म्स जो है वो इजिली फिल भी हो जाते हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो उसे फिल करने में एक तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं कि ओके ई फॉर्म ही तो है, फिल कर देते हैं, कितना ही टाइम जाएगा हमारा, है ना। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो होती है वो आपसे इजीली सारी की सारी चीजें करवा लेती है, एंड इजी तरीके से आप उसमें इंटरेक्ट भी हो जाते हो। साथ में उसमें डिजिटल सिग्नेचर है, और आप ईमेल को ढूंढकर राउट करके उसे, और इसके साथ में क्या होता है कि आपको पहले क्या करना पड़ता था, पहले चेक करना पड़ता था कि ओके यहाँ पे पहले ये फॉर्म इधर जाएगा, उसके बाद ये वाला फॉर्म इस काउंटर पे जाएगा, फिर वहां से अप्रूवल मिलेगा। तो अब ये वाली जो पूरी साइकिल है, अप्रूवल साइकिल टाइम, ये पूरे तरीके से रिड्यूस हो गए हैं। मेनली आपका टाइम बच रहा है, और जो पेपर की वेस्टेज होती थी वो नहीं हो रही है। मनी की भी तो वेस्टेज होती है ना इस तरीके से, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल कर दिया वो काम भी हो गया, बट वो फॉर्म तो चला गया ना, अब वो उस पेपर का कुछ नहीं कर सकते हो आप। सो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन से कंप्लीटेड फॉर्म आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड रखना है, जिसमें ज्यादा स्पेस भी यूज नहीं होती है। ऑब्वियसली आपको बंडल्स नहीं संभालने पड़ेंगे अब इस केस में। और अगर आप पेपर फॉर्म से इसे कंपेयर करें तो ई फॉर्म अलाउ करते हैं ज्यादा फोकस बिजनेस प्रोसेस में, स्पेशली क्योंकि आपने एक जगह पे सारी फोल्डर्स में सब कुछ सेव करके रखा होगा, तो आपको जब भी जरूरत है आप उस फोल्डर को ओपन करके चेक कर सकते हैं, है ना। एंड दे कैन अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोसेस। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने किसी को गूगल फॉर्म के थ्रू कुछ पूछा है, या फिर आपने किसी से कुछ फीडबैक मांगा है, तो कौन पर्सन कितना जल्दी आपको फीडबैक दे रहा है, उन्हें आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा पसंद आ रहा है। अदरवाइज आप पहले फॉर्म, पूरा पेपर फॉर्म फिल करवाते थे, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था फिल करने में, है ना। तो इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो भी काफी स्पीड अप हो जाता है। Some e-form product now support many of the well-established internet और इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही प्रोटोकॉल्स को ये यूज करते हैं। इंटरनेट का मीनिंग आपको पता होगा, जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे तरीके से इंटरनेट पर रिलाय करते हैं, और इंटरनेट पे, ठीक है, जो भी इंटरनल, पब्लिक या फिर बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन होती है
उन्हें ई फॉर्म की वजह से डेटा कलेक्ट करने में और प्रोसेस ऑटोमेट करने में काफी हेल्प मिलती है। साथ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिसमें ई फॉर्म्स जो हैं वो बहुत इंटेग्रल पार्ट नोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू ही होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जितने भी हैं उसमें आपके पास एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो भी है उसे एक जगह कहीं सेव करना है। आपको टेंशन इस बात की रहेगी ही नहीं कि मैंने उस फॉर्म को ऐसे रखा था, मैंने उस बुक के नीचे रखा था, मैंने उस फॉर्म को उस ड्रॉअर में रखा था। आपको कुछ भी टेंशन लेने की उसमें जरूरत ही नहीं है। वन कैन वेरी क्विकली अडॉप्ट अ रिकॉर्ड और कंपाइल अ न्यू रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपका कोई न्यू फॉर्म आ गया है तो वो आप उसमें कॉपी कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग वाला है उसमें। बिकॉज ऑफ दिस जो रिलायबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो लायबिलिटी है वो आपको ज्यादा अकाउंटेबल बनाती है। मतलब आपको अगर कल को कोई पूछता है कि आपने ये फॉर्म कहाँ पे सेव किया था, बताइए उस कस्टमर ने किस तरीके का फीडबैक दिया, तो वहां पे आप उस टाइम पे अकाउंटेबल हो तो आप इजीली वहां पे आंसर भी तो दे सकते हो ना। देन फाइंडिंग मेथड्स फॉर गारंटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट इन जनरल, रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर इज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्चिंग वेरियस प्रोफेशनल फील्ड्स। मतलब सबसे मेन बात यही है कि आप यहाँ पर मेन जो काम है उसमें फोकस कर सकते हैं, रादर देन आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा। एंड एट प्रेजेंट आपको पता ही है कि डिजिटल साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। एंड मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक तरीके से एडवांस्ड वे में भी यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ की फॉर्म में। सो दिस टेक्निक माइट ऑल्सो बी यूजेबल टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल जो पेपर फॉर्म होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई कॉन्ट्रैक्ट का। ई कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं आपको। सो ये एक तरीके से ई कॉमर्स का ही पार्ट होता है। सो अंडर द आईटी एक्ट 2000 पहले ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी कि आपको ई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आना है, लेकिन आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में एक सेक्शन 10A को ऐड किया गया, जिसके बाद आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी वैलिड हो सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब वैलिडिटी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर रहे हैं तो उसका मीनिंग यही है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है तो जो भी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल है, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, आपने सब कुछ बिजनेस लॉ में जरूर पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बेसिस पे हो सकता है। और इस केस में ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर बॉर्न आउट ऑफ नीड फॉर स्पीड, सूटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। क्योंकि आप ये देखिए ना कि अगर पेपर बेस्ड सारी चीजें हो रही हैं, अगर पेपर फॉर्म है तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, पेपर भी कितना वेस्ट होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो होते हैं वो काफी सूटेबिलिटी और एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, सूटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि इमेजिन करिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन एक्सपोर्टर और अमेरिकन इंपोर्टर के बीच में हुआ है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि जब पहली पार्टी सबसे पहले क्या करे, 2 कॉपीज लेकर आए कॉन्ट्रैक्ट की, उनको साइन करे, उसे कोरियर करवाए, उसके बाद जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरी पार्टी है, वो उसे साइन करे और उसके बाद उस कोरियर को वो कॉपी बैक कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों पार्टी साथ में मिले एक जगह पे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। तो ये दोनों ही फॉर्म्स जो हैं ये पेपर फॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना टाइम होता है किसी के पास कि वो अपना इतना एक्स्ट्रा टाइम लगाए। इससे अच्छा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एज में आज की जो हमारी जो टाइम चल रहा है इसमें होल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन सेकेंड्स। किस केस में कि विद बोथ पार्टी सिंपली अटैचिंग देयर डिजिटल सिग्नेचर टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वो काम हो सकता है, आपका टाइम भी सेव हो रहा है एंड देयर इज नो नीड फॉर डिलेड कोरियर, है ना, किसी डिले की कोई बात ही नहीं होगी, एडिशनल ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी इस सिचुएशन में। तो इनिशियली तो बहुत सारी हेजिटेशन होती थी लोगों को कि क्या करा जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, क्या इसे हम ऐड करें या ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके अब बहुत सारी कंट्रीज ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एसेंशियल्स की बात तो करनी पड़ेगी ना कि किस तरीके के एसेंशियल्स होंगे जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है कि एन ऑफर रिक्वायरमेंट्स टू बी मेड। तो इसका मीनिंग सिंपल यही है कि ऑफर का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑफर इज नॉट मेड बाय वेबसाइट शोइंग द आइटम्स फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये एक पूरे तरीके से इन्विटेशन होना चाहिए कि मैं आपके ये प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता हूँ,
सो इस केस में ये उसकी कंसिडरेशन मैं आपको पे करूंगा, आप इंटरेस्टेड हैं ये ऑफर एक्सेप्ट करने में या नहीं। जैसा आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के केस में एसेंशियल्स की बात करते थे, अब वही बात करनी है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के केस में। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है ऑफर नीड्स टू बी एक्नॉलेज। दैट मीन्स अगर बात हो रही है ऑफर की, तो आपको पता है ऑफर क्या होता है, जब आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया है, ठीक है, और अगर वो पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब एक तरीके से ये ऑफर है। तो वो ऑफर किस किस चीज के थ्रू हो सकता है, या तो आपने ईमेल सेंड की होगी, या फिर आपने वेबसाइट फॉर्म, या फिर कोई ऑनलाइन एग्रीमेंट होगा। मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से ऑफर आया है। देन नेक्स्ट इज देयर हैज टू बी अ लीगल कंसिडरेशन। दैट मीन्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो विदाउट कंसिडरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अगर दो लोग कोई कुछ चीज सेल या परचेज करना चाहते हैं तो दैट मीन्स उन्हें इन रिटर्न भी तो कुछ मिल रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर हैज टू बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लॉफुल रिलेशन। दैट मीन्स ऐसा नहीं करना है कि ए ने बी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसे सी का मर्डर करना है, जब तुम सी का मर्डर कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो ये पूरे तरीके से अनलॉफुल है, जो कि गलत है। तो इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ लॉफुल होनी चाहिए। इसी केस में जो पार्टीज हैं दे मस्ट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है। सपोज ही और शी इज अ ल्यूनेटिक पर्सन, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर फ्रॉड के केस में आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी फ्री एंड अनअफेक्टेड कंसेंट। तो इसमें भी यही है कि आप किसी से जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हो, चाहे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो। तो कंसेंट पूरे तरीके से फ्री होनी चाहिए। कोवर्स करके आपको किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ऑब्जेक्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो अनलॉफुल हो, जो लॉ की नजरों में गलत हो, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी कंडीशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो भी आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि वो पूरे तरीके से परफॉर्म हो ही जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो अनसर्टेन है या हो ही नहीं सकती है तो वहां पे उस केस में फिर पूरे तरीके से वो गलत है और वो एसेंशियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या होती है, इंटरनेट गवर्नेंस, और इस पे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इंटरनेट गवर्नेंस क्या स्मार्ट गवर्नेंस होती है या फिर नहीं। सो इंटरनेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ ICTs टू द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग so as to have simple, responsive and transparent governance। कि पूरे तरीके से जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है अब वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, ICT बेस्ड फैसिलिटीज के थ्रू हो रही है, और इस वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए। सो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था 18 ई गवर्नेंस एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बाय गवर्नमेंट एजेंसी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स ई गवर्नेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करो। कौन यूज कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी। क्या करने के लिए, सिटीजन, बिजनेस या फिर जो बाकी आर्म्स है गवर्नमेंट के, उनके साथ एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू CSR प्रभु, 19 ई गवर्नेंस इज अ फॉर्म ऑफ ई बिजनेस which involves delivery of electronic services to the public। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, CSR प्रभु क्या कहते हैं कि ई गवर्नेंस जो होता है वो ई बिजनेस का एक फॉर्म होता है। ई बिजनेस आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का एक फॉर्म है जस्ट ई गवर्नेंस, जिसका मतलब सिंपल क्या होता है, डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू द पब्लिक। सो इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन विद बिजनेस पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस विद देम। तो मतलब आप ये देखिए कि आपको एक ही स्लाइड में 3 अलग अलग तरीके के मीनिंग दिखे हैं, लेकिन बेसिक क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है। इससे होता क्या है, इट इनेबल्स जनरल पब्लिक टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग द डिजायर्ड सर्विस। जिसमें आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारा RTI एक्ट है, तो अगर आपको गवर्नमेंट की किसी फंक्शनिंग के बारे में कुछ पूछना है तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज करके उस चीज का भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं इन कंटिन्यूएशन पे कि अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किस किस चीज की इंटरेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए 5 मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज G2C, दैट मीन्स गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है। C2G, दैट मीन्स सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है। G2B, दैट मीन्स गवर्नमेंट
और बिजनेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है, जो भी बिजनेस पर्सन के बीच में होती है इंटरेक्शन, एंड B2G दैट मीन्स बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, एंड G2G मीन्स इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशंस दैट मीन्स गवर्नमेंट के जो बाकी फील्ड्स हैं वो आपस में किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर इंटीग्रेशन में चले, वो होता है यहाँ पर ई गवर्नेंस के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसी की कॉन्टिन्यूएशन में बात करते हैं ई गवर्नेंस की, तो मेन ऑब्जेक्टिव ई गवर्नेंस का क्या होता है? टू सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। ठीक है ना, पेपर वर्क कम हो जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें पता करनी है, तो सिंप्लीफाई करना, इंप्रूव करना गवर्नेंस को, एंड इनेबल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस थ्रू मेल एंड इंटरनेट। मतलब आप लोगों से भी पूछ सकते हो क्या ऐसा हो सकता है, क्या आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? तो ये सारी चीजें क्या है, अगर आप ई गवर्नेंस को यूज करते हो तो आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो। नाउ ई गवर्नेंस ज्यादा अच्छी है इन प्रिपेयरिंग सम वेबसाइट्स, जैसे इट रेंजेस फ्रॉम द यूज ऑफ इंटरनेट for the dissemination of plain web-based information at its simplest level to services and online transaction on the one hand and utilizing IT in democratic process itself, election on the other। That simple सा meaning इसका यही है कि ई गवर्नेंस को आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली रिलेट कर सकते हो, इजीली जोड़ सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की भी बात करते हो, आप वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन की भी बात करते हो, आप आईसीटी बेस्ड यूटिलिटीज की भी बात करते हो और इलेक्शंस की भी बात करते हो। देन ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखिए, ई गवर्नेंस सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, सिर्फ इसकी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं सिटीजन्स को और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व सिटीजन्स टू कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। सो दैट मीन्स लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, लोगों से ओपिनियन अगर मांगा जाता है तो उस केस में भी ई गवर्नेंस काम आता है, ना कि सिर्फ ये सोचकर कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर रही है देश के लिए, आपको सिर्फ वो पता चलेगा, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ई गवर्नेंस की। इसका भी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे बेसिकली 5 एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहली है कि पुटिंग गवर्नमेंट लॉज एंड लेजिस्लेशंस ऑनलाइन, की गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसी बना रही है, ये आपको ऑनलाइन पता चल जाता है। पुटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट प्लान्स, बजट्स, एक्सपेंडिचर एंड परफॉर्मेंसेस ऑनलाइन। जैसे आपको पता है कि एवरी ईयर 1 फेब को सेंट्रल गवर्नमेंट बजट लेके आती है, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको टीवी देखना जरूरी है, आप वो इंटरनेट पे भी तो चेक कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पीडीएफ इश्यूज करती हैं, वो आपको पता चल सकती हैं। देन पुटिंग ऑनलाइन की जुडिशियल डिसीजन, जैसे एनवायरमेंट के क्या डिसीजन है, गवर्नमेंट की एनवायरमेंट को लेके क्या पॉलिसी है, जैसे दिल्ली में ऑड इवन प्लान चलता है, तो अब उस केस में ये क्या है, ये एनवायरमेंट डिसीजंस हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू सिटीजंस एंड क्रिएट प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर एक्शन। की मतलब अगर लोग ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर इतना काम कर रही है तो हमें भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो गवर्नमेंट ही नहीं करेगी ना, सिटीजंस को भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। देन 4th पॉइंट इज मेकिंग अवेलेबल कॉन्टैक्ट एड्रेसेस ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफिशियल्स ऑनलाइन। तो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस भी प्रोवाइड हो जाते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे। देन मेकिंग अवेलेबल द रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमिटी और कमीशन ऑनलाइन। तो आपको रिपोर्ट्स में मिलती है कि अगर कहीं पे कोई हुई है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट में कोई मीटिंग हुई है तो उस केस में वहां पे क्या डिसीजन लिए गए हैं, वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, ये सब भी आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस की। तो इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट गवर्नेंस काफी अच्छा ऑप्शन है हमारे सामने, तो पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीपर गवर्नेंस होती है, क्योंकि इससे हमारे फाइनेंस जो कॉस्ट होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट, वो कट हो जाती है, प्लस हमारा टाइम भी सेव होता है। देन क्विकर गवर्नेंस होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका टाइम सेव हो रहा है तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी उस केस में, आपको इन्फॉर्मेशन तो उतनी ही प्रोवाइड होगी लेकिन इन लेस टाइम पीरियड। देन 3rd पॉइंट इज क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस। तो जो भी प्रोसीजर चलता है अब वहां पे आप उस पर ज्यादा ध्यान रख सकते हो, आपको अलग से किसी से एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है, किसी का ओपिनियन जानने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन आप अपने बेसिस पे ही इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें पता कर सकते हो। देन 4th पॉइंट इज मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट को तो सभी एक्सेस कर सकते हैं, तो जो चीजें आपको पता है वो दूसरे को भी पता है, तो अगर पब्लिक सर्वेंट कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वो वहां पे फिर छुप नहीं सकता, क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल होंगे उस केस में कि आपने ऐसा क्यों किया, आप बताइए, यू मस्ट हैव अ रीजन फॉर दैट।
देन इम्प्रूव्स गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता है कि हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा तो गवर्नमेंट अपने आप में एफिशिएंट और प्रोडक्टिव काम करेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज facilitates the delivery of government services to the citizens through procedural simplicity, speed and convenience. तो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से काम पता चलता है. देन स्पीड भी काफी अच्छी होती है फिर उनकी काम करने की, एंड सिंप्लिसिटी, प्रोसीजर ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि आपने अगर ई फॉर्म पढ़ा है, आपने ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो आपको पता है कि आपके लिए चीजें कितनी सिंपल हो गई हैं. अब आपको पेपर जो वर्क है वो उतना नहीं करना पड़ता. देन इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेकिंग गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंसी सबसे मेन चीज है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से ही वहां पे अकाउंटेबिलिटी आती है, और अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है, आपको मोस्ट ऑफ द क्लोज मॉनिटरिंग का पता चलता है. इसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन, जो गवर्नमेंट है, वो एफिशिएंटली काम करती है, ठीक है, प्रोडक्टिव काम करती है. तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं इंटरनेट गवर्नेंस के. एंड लास्ट टॉपिक इज चैप्टर 3 जो आईटी एक्ट 2000 का है, सेक्शन 4 to 10A में आपको सिर्फ और सिर्फ ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स. ऑब्वियसली प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी, डिजिटल सिग्नेचर भी. आप कंपनी लॉ में भी पढ़ रहे होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनी की कॉमन सील होती है. देन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो भी आप रिकॉर्ड रखने हैं उसमें भी लीगल रिकॉग्नाइज सारी चीजें होनी चाहिए, लीगली होना चाहिए सब कुछ. थर्ड पॉइंट इज use of electronic records, electronic signatures in government and its agencies. Then delivery of services by service provider. जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी गवर्नमेंट के, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. एंड रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, दैट मीन्स जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, जो भी आपने सेव किए हुए हैं, जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तब आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं. देन डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट किया जाता है प्रॉपर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सेव्ड होते हैं. एंड पब्लिकेशन होती है रूल्स की, रेगुलेशंस की इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. दैट मीन्स कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, अब ये नहीं है कि उसके लिए आपको स्पेशली किसी से पूछना पड़ेगा कि अच्छा गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है. ये सब आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज नो राइट टू इंसिस्ट गवर्नमेंट ऑफिस टू इंटरेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो अब इस केस में आपको स्पेशली गवर्नमेंट के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आप पहले पॉलिसीज चेक करिए, उसके बेसिस में आपको सारी चीजें, प्रोविजंस पता चल जाएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा. एंड पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर तरीके से पावर है उस केस की कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जहां पे भी यूज होने चाहिए वो उसे वहीं पे लगाएंगी. ओके, सो ये थी मेरी आज की वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मैंने इस बार बड़ी बनाई है, क्योंकि अब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करना था. होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए. अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं. एंड ऑल द बेस्ट मेरी साइड से आप सबको, जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे वो बीकॉम के हैं या किसी भी अदर कोर्स के हैं, सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही अच्छा सा ऑल द बेस्ट. ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं. और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो जरूर आइए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या आपने कंपनी लॉ और इनकम टैक्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर उसे भी जाके देख सकते हैं. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, आपकी हेल्प हो रही है तो. ठीक है, सो मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ओके, फाइनल डेट शीट भी आ चुकी है. सो अ वेरी गुड बाय.